काफी सारे पोर्शंस आपके जेई मेन के सिलेबस से हटा दिए गए। हम जेई मेन और जेई एडवांस दोनों की पूरी डिस्कशन करेंगे। अगर मैं जेई मेन के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ जाऊँ तो क्या मेरा काम चल जाए? कि पेपर का मेजर चंक जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सर डिटेल एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। एक बंदा कर रहा है, दूसरा भी वही कर रहा है, जो दूसरा कर रहा है तीसरा भी वही कर रहा है। मैंने तो कह दिया मैम इनऑर्गेनिक कर लो, बट हम करें कैसे ये बताओ। अच्छा वीसीएंस, क्या हाल चाल? आई एम श्योर सब बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है। देखो, जब पढ़ाई इतने अच्छे से चल रही हो, इतनी स्मूथ चल रही हो, तो छोटी सी भी कंफ्यूजन या छोटा सा भी हर्डल नहीं होना चाहिए। मुझे आप में से काफी सारे बच्चों के मैसेजेस मिले, काफी सारे बच्चों ने अलग अलग वीडियोस के नीचे भी कमेंट कर रखा है कि मैम हमें ना थोड़ी सी क्लैरिटी दे दो अबाउट सिलेबस। लाइक लास्ट ईयर जो हुआ जेई 2024 के बच्चों के साथ जो हुआ, उन्हें सिलेबस की क्लैरिटी नहीं थी। काफी लेट नोटिफिकेशन आया कि सिलेबस में चेंजेस हो गए हैं। एंड देन ऑल्सो जेई मेन का सिलेबस पहले आया, जेई एडवांस का सिलेबस और बाद में आया। मतलब लास्ट ईयर ऐसा हुआ, कई सारे इंस्टीट्यूट्स, कई सारे कोचिंग सेंटर्स, इवन हम लोगों ने खुद भी जिस तरीके से हम हर साल पढ़ाते हैं, जिस फ्लो में पढ़ाते हैं, वही चैप्टर्स हमने पढ़ाए। एंड काफी लेट ये नोटिफिकेशन आया कि जेई मेन का सिलेबस रिड्यूस हो गया है। काफी सारे पोर्शंस आपके जेई मेन के सिलेबस से हटा दिए गए। अब कई सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी बच्चे को करा चुके थे, कई सारे टॉपिक्स अभी भी करने थे, बट देन ऑल्सो ये क्लैरिटी नहीं आई कि क्या वो सिलेबस का जो पार्ट जो डिलीट हुआ है, क्या वो डिलीटेड पार्ट जेई एडवांस में आएगा, नहीं आएगा। काफी लेट जाकर जेई एडवांस का सिलेबस रिलीज हुआ। तो ये सारी कश्मकश, ये सारा डिलेमा, ये सारा मेस लास्ट ईयर हुआ था। तो मुझे इस साल बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैम आप हमें ना थोड़ा सा बता दो कि कौन से टॉपिक्स आने हैं जेई मेन के अंदर, कौन से टॉपिक जेई एडवांस स्पेसिफिक हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो जेई मेन में से तो डिलीट हो गए थे, बट मैम आपको क्या लगता है कि वो टॉपिक्स हमें अभी से करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, बाद में करें। तो आज इस सेशन का जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है वो इसी के अराउंड है कि मैं आपके साथ कंप्लीट केमिस्ट्री के सिलेबस का ब्रेकडाउन, डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं फॉर जेई 2025, जेई मेन और एडवांस दोनों के लिए ही। जो भी आपका सिलेबस का ब्रेकडाउन है वो मैं आपको बताऊंगी फॉर ऑल द 3 सब टॉपिक्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। क्या पोर्शन डिलीट हुए हैं, क्या नहीं डिलीट हुए, कितना करना है, कितना नहीं करना है, ये सारी चीजों की डिस्कशन हम करेंगे। तो जितने भी जेई 2025 एस्पिरेंट्स हैं वो सारे बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनने के साथ साथ इन चीजों को समझना जरूर, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अंधाधुंध भेड़ चाल का हिस्सा बने पड़े हैं, करी जा रहे हैं, पढ़ाई करी जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये सिलेबस अपने टॉपिक में है, मतलब ये टॉपिक अपने सिलेबस में है, नहीं है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हाई वेटेज है, लो वेटेज है। तो भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना, जो भी करना है सोच समझकर, सूझबूझ के साथ करना है। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी। बच्चे, अभी तक जेई मेन या जेई एडवांस 2025 का ऑफिशियल सिलेबस आउट नहीं हुआ है। और कब आउट होगा? 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, नो वन नोज। तो किसी भी र्यूमर में मत रहना। जिस दिन सिलेबस जेई एडवांस का, जेई मेन का रिलीज होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस आएगा, विल डेफिनेटली कम लाइव और हम वो भी आपको बताएंगे। बट अभी मैं जितनी भी डिस्कशन करूंगी दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेन 2024 का जो सिलेबस है। देखो, लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ, मैंने आपको बताया आपके 2025 का सिलेबस बहुत लेट आता है, बट तब तक हम वेट नहीं कर सकते ना कि जब सिलेबस आएगा तब सोचेंगे कितना पढ़ना है। तो वो तो डेफिनेटली अपने हाथ में नहीं है। मतलब जब भी सिलेबस रिलीज किया जाएगा, देखो कुछ ना कुछ चेंजेस डेफिनेटली होते हैं। मतलब 2023 और 24 में तो काफी सारे चेंज थे, 24 और 25 में भी कुछ ना कुछ प्लस माइनस होने के चांसेस होते हैं। बट नो वन कैन से दिस थिंग एज ऑफ नाउ कि हाँ यही चेंज होगा। बट हम अपनी तरफ से क्या कोशिश कर सकते हैं कि वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। हमने 2024 के कॉरेस्पॉन्डिंग अच्छे तरीके से सिलेबस को समझ लिया है, सिलेबस से हम पढ़ने लग गए हैं। बट वी नीड टू बी रेडी। जो भी 2025 के सिलेबस में प्लस माइनस होगा, हमें उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। बट यस, एक बार हम डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं बेस्ड अपॉन 2024 का सिलेबस। वैसे ये जो सिलेबस मैंने डाउनलोड किया है, ये जो सिलेबस है वो मैंने जेई मेन, जेई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है, तो वही मेरा सोर्स है। और आज सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की डिस्कशन आप लोग के साथ करूंगी सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिले। लास्ट ईयर भी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई थी वो केमिस्ट्री में हुई थी, क्योंकि केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स, मतलब फिजिक्स मैथ्स में भी ऐसा हुआ था, बट पर्टिकुलरली केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स में डिलीट हुए थे, बहुत सारे सब टॉपिक्स हटा दिए गए थे, पूरे चैप्टर हटा दिए गए थे। तो एक बार आज पूरा का पूरा अच्छे से नजर मार लेते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा जो पहला यूनिट है दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब जो भी चीजें मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है उनको मैंने हाईलाइट किया है, जो भी एक्स्ट्रा एड ऑन्स हैं, जो भी डिलीशंस हैं, वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। बच्चे जो हमारा पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, पहला यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये उतना ही दिया गया है जितना हम बच्चे को पढ़ाते हैं। मतलब ये भी एक अच्छा खासा यूनिट है, बट इसके अंदर हमारे 3-4 टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे आपको पता चलेगा कि आजकल हमारे पेपर में ना एक पर्टिकुलर तरीके के सवाल बहुत आ रहे हैं। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री को मिलाकर सवाल देता है, सिमिलरली वो इनऑर्गेनिक और फिजिकल को मिलाकर सवाल देता है। तो ये जो मिक्स्ड सब्जेक्ट के सवाल आते हैं वो जनरली सवाल पूछे जाते हैं आपसे स्टोशियोमेट्री से रिलेटेड, लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से रिलेटेड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और पार्ट है जिसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ मोल कॉन्सेप्ट से उठाकर पूछी जाती है। तो पूरा मोल कॉन्सेप्ट वैसे तो पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये तो बेस है पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का, बट स्टिल अगर आप मेरी मानो तो ये टॉपिक्स आपको कभी भी छोड़ने नहीं है, ये टॉपिक्स तो डेफिनेटली कर जाने ही है। सिमिलरली एक और टॉपिक है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके भी सवाल हमारे से पेपर में पूछे जाते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड बन जाता है। तो आप देखेंगे पेपर में ऑर्गेनिक और फिजिकल के काफी मिक्स सवाल बनते हैं, जैसे कि आजकल आपको पता है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं, इंटीजर वाले जो सवाल आते हैं उसके अंदर क्वेश्चन होता है ऑर्गेनिक का, लास्ट में फिजिकल केमिस्ट्री लगानी होती है एंड आंसर देना होता है। तो पूरे मोल कॉन्सेप्ट में ये चीज आपको पढ़कर जानी जरूरी है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर पिन पॉइंट करना चाहूंगी, कोई 11वीं का बच्चा है जो अभी 11th में है, तो उसको लगता है कि मैम ये जो चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो दिया ही नहीं है, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये तो गिवन ही नहीं है, तो क्या ये सिलेबस में नहीं है? देखो, जब आप पूरा का पूरा सिलेबस एनालाइज करोगे, इसीलिए मैं आज आपके साथ डिटेल एनालिसिस कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, बच्चे कर लेना, ये तो आप भी डाउनलोड कर लोगे, आपको भी पता है। बट मेरा मुद्दा ये था कि मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस का ना एकदम मतलब पूरा का पूरा मैं आपको बता दूं, देखो ये चीज है, ये चीज नहीं है। कई ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में, अब जैसे उनको लिखा होना चाहिए था मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में, बट वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। जब आप क्लास 12th के टॉपिक में आएंगे, अभी देखना जब हम आगे चल के क्लास 12th का एक चैप्टर है डाइल्यूट सॉल्यूशन, जैसे मैं यहाँ पर आऊंगी इन्होंने ये चीज मेंशन कर दी, देखो मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे सिलेबस से हट गया, हटा नहीं है, इट्स जस्ट वो एक टॉपिक में ना दे रखे, दूसरे टॉपिक में आपको गिवन है। तो कहने का तात्पर्य अगर मैं बोलूं, मोल कॉन्सेप्ट जितना हम आपको सिखाते हैं, हम क्या मतलब जितना मैं, कोई भी XYZ टीचर, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी आप पढ़ते हो, जितना आपको मोल कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है वहीं से ही सवाल आपसे पेपर में आता है। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आ जाएगा जो आपने सीखा नहीं है। तो मोल कॉन्सेप्ट की टेंशन नहीं लेनी है। आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कितने सारे सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और यही जब मैं आपको जेई एडवांस का सिलेबस, आज हम जेई मेन और जेई एडवांस दोनों की पूरी डिस्कशन करेंगे। अब जब आप जेई एडवांस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें बहुत कम लिख रखा है, तो इस बात पे मत जाया करो कि अरे ये टॉपिक मेंशन नहीं है मेंस में या ये टॉपिक एडवांस में मेंशन नहीं है तो पूछेगा नहीं। मतलब जितना आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ना, उतना तो उसका पूछने का हक है, वो सारी चीजें पूछ सकते हैं। वो लिख के नहीं देते कि दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, ये सारा पूछा जाएगा। प्लस माइनस हम मान के चलते हैं कि हाँ जी ये सिलेबस में इंक्लूडेड है, चाहे वो एक छोटा सा टॉपिक मेंशन हो या ना हो, बट वहां से सवाल जनरली बन जाते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऑलमोस्ट हर ही चीज इन्होंने गिवन है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, बोर्स एटॉमिक मॉडल हो गया, बोर्स के कुछ पोस्टुलेट्स हो गए, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ हो गया, ड्यूअल नेचर हो गया, ये सारी चीजें पेपर में टेढ़ी मेढ़ी करके पूछ ली जाती है। आजकल एक और प्रकार के सवाल काफी फेमस है, ये जेई एडवांस के लिए भी बहुत फेमस है। आपने देखा होगा ना कि आजकल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 5 स्टेटमेंट्स दे रखी होती हैं, पूछा जाता है इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, न्यूमेरिकल बना के दे दिया। या फिर 5 स्टेटमेंट्स दे रखी है, पूछा जाता है विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ए एंड बी आर करेक्ट, ए बी आर करेक्ट बट सी इज फॉल्स, इस तरीके के क्वेश्चन वहां पर ये जनरली पूछते हैं कि साई या साई स्क्वायर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, 1s 2s, इन सब के लिए वेरिएशन साई का, साई स्क्वायर का बहुत पूछा जाता है। कितने नोड्स हैं, क्वांटम नंबर क्या क्या है, रेडियल नोड्स कितने, एंगुलर नोड्स कितने, यानी कि आपके क्वांटम नंबर से रिलेटेड सवाल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। मोटा मोटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम जितना एनसीईआरटी में गिवन है,
टॉपिक वाइज वो सारी चीजें आपसे जेईई मेन के पेपर में पूछी जाती है। अब कई बच्चे यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मैम अगर मैं जेईई मेन के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ जाऊं तो क्या मेरा काम चल जाएगा? बच्चे मैं आपको जेन्युइनली ये चीज बताती हूँ, एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है, मतलब बहुत 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 जरूरी है। मैं एक ऐसी टीचर हूँ जिसने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन ना जाने कितनी बार पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जेईई मेन के लिए इवन फॉर जेईई एडवांस सुपर इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पेन लास्ट में जरूर होता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में कई सारी चीजें सिर्फ ऊपर ऊपर से गिवन है, मगर जिस तरीके के सवाल जेईई मेन में पूछे जाते हैं, देखो जेईई मेन का पेपर आजकल इजी आता है, केमिस्ट्री कम्स वेरी इजी। सब बच्चे बोलते हैं केमिस्ट्री बहुत आसान आया, बट इतना आसान आने के बावजूद सब बच्चे अच्छा स्कोर नहीं करते हैं। पेपर के बाहर आप निकल के आओ ना तो कहना बहुत आसान होता है, पूरा पेपर एनसीईआरटी में से आया, बट बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन होते हैं फिर भी आप लोगों को नहीं चमकते, बिकॉज वो फॉर्मेट क्लियर नहीं होता, वो पैटर्न क्लियर नहीं होता, वो अप्रोच क्लियर नहीं होती कि कैसे उस क्वेश्चन को कम टाइम में करना है। तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। बट क्या सिर्फ एनसीईआरटी से काम बन जाएगा? थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे ऑर्गेनिक के लिए आपको अदर देन एनसीईआरटी काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिजिकल केमिस्ट्री में इतनी सारी चीजें होती हैं जो आप शॉर्ट में करना सीखते हैं। एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन देखोगे काफी लंबा होता है, तो कई चीजें आपको एक्स्ट्रा जरूर करनी चाहिए। बट यस, एनसीईआरटी के बाद, ये नहीं कि एनसीईआरटी छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं, वो गलत है। अब यू विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि अब मैं जो आपको बताऊंगी ना वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। पता है हुआ क्या? आपका जो अगला जो तीसरा यूनिट दे रखा है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग। अब होता क्या है, केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का वन ऑफ द मेजर पोर्शन होता है, सब जानते हैं। बट लास्ट ईयर से पहले आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या क्या टॉपिक्स हुआ करते थे? आपके पास पीरियोडिक होता था, केमिकल बॉन्डिंग होता था, हाइड्रोजन होता था, एस ब्लॉक होता था, पी ब्लॉक होता था, डी एंड एफ होता था, कोऑर्डिनेशन होता था, मेटलर्जी होता था। इतने सारे टॉपिक्स आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया करते थे। बट जेईई 2024, जेईई मेन 2024 के पेपर में एक सरप्राइज था। सरप्राइज ये था कि आपके सिलेबस से मेटलर्जी, आपके सिलेबस से हाइड्रोजन, आपके सिलेबस से एस ब्लॉक एलिमेंट्स, आपके सिलेबस से डिटेल ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट सब हटा दिया। अब जब इतना सारा पोर्शन आपका जेईई मेन के सिलेबस से हट गया, मगर पेपर तो उनको बनाना है ना, पेपर तो अच्छा खासा बनाना है, इनऑर्गेनिक का वेटेज तो अच्छा खासा है, तो पूरा का पूरा पेपर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भार आ गया कौन से चैप्टर पे? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे। अब क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बच्चे को हम पढ़ा देते हैं, बच्चा भी पढ़ लेता है, खुश हो जाता है कि ठीक है मैंने VSEPR कर लिया, ठीक है मैंने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, MOT कर लिया, सब कर लिया। मगर प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे, केमिकल बॉन्डिंग के कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। आप कहोगे मैम बताओ कौन से टॉपिक्स, मैं बताती हूँ। आपने हाइड्रोजन चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है, इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, मगर इसकी पूरी एप्लीकेशंस कहाँ आ जाती है? हाइड्रोजन चैप्टर में, कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, वाटर का या H2O2 का। आंसर आ जाता है बिकॉज ऑफ आपकी कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, और बताती हूँ, आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एक चीज पढ़ी होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आपने थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड जैसे टॉपिक पढ़े हैं, आपने फजान्स रूल पढ़ा होगा, आप ग्रुप नंबर 13, 14 में आते हो, आपने बैक बॉन्डिंग सुना होगा, आपने ब्रिज बॉन्डिंग सुना होगा, सुनी है ना ये चीजें। और आगे बढ़ो, आप ग्रुप नंबर 15, 16, 17 में जाते हो, आपने ऑक्सी एसिड्स पढ़े होंगे, H3PO4, H3PO3, H3PO2। अब कहने को ये जितने टॉपिक्स मैंने आपको बोले ये सारे एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक का पार्ट है, मगर वो आपके सिलेबस से हट गया। मगर वो सारी चीजें आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो। अब बच्चे के पास प्रॉब्लम ये आ गई, लास्ट ईयर भी ऐसा कई बच्चों के साथ हुआ और पेपर में भी देखने को मिला, ऐसा नहीं इन टॉपिक से रिलेटेड सवाल नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के थे, आए थे। इन टॉपिक से रिलेटेड आपके जेईई मेन के पेपर में सवाल आए हैं, जबकि ये टॉपिक्स आपके जेईई मेन के सिलेबस से हट गए थे। फिर आप पूछोगे उनका क्या हक बनता है, जब आपने टॉपिक सिलेबस से हटा दिया फिर आपने ये सवाल क्यों पूछा? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये तो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। मतलब केमिकल बॉन्डिंग में आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती हैं, किस तरीके से बैक बॉन्डिंग, किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, ब्रिज बॉन्डिंग होती है।
तो बहुत 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 ध्यान से आपको ये चीज समझनी है। आप इस बार ऊपर ऊपर से केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पेपर का मेजर चंक जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज बेस्ड अपॉन केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, सो दैट ऐसे टॉपिक्स जो आगे चल के हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक में हम पढ़ते हैं, वो टॉपिक्स आप यहां पर कवर कर सके। समझ गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट ईयर बच्चों को प्रॉब्लम हुई, देखो इन्होंने लिख दिया फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब जैसे ही आयनिक बॉन्ड लिख दिया, इसका मतलब लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये सारी चीजें आपको कोरिलेट करनी पड़ेंगी। पेपर वाले कभी भी, सिलेबस वाले ऐसे कॉमा, हाइड्रेशन एनर्जी कॉमा, लैटिस एंथैल्पी, ऐसे छोटे छोटे कॉमा लगा के नहीं देते। ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। समझ गए? सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर थिंग जो आपको समझनी है। आज इतनी डिटेल एनालिसिस इसीलिए मैं आपको करा रही हूं, सो दैट जब भी आप पढ़ो, आज पढ़ रहे हो, कल पढ़ोगे, जहां से भी पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। ऑल्दो मेरे मेन के सिलेबस में नहीं है, बट ये पूछे जाते हैं। मेरी बात पे विश्वास हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखें। इसी साल जेई मेन 2024 के डिफरेंट जो दोनों हुए थे ना, जनवरी अप्रैल अटेम्प्ट, सारे पेपर्स उठा के देखो, आपको मिलेंगे ऐसे सवाल। सो प्लीज मेक श्योर कि केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में कोई टेंशन नहीं लेनी, मतलब जितना हम लोग आपको कराते हैं उतना ही है। ऐसा नहीं है कि कट गया और हम नहीं करा रहे, हम मतलब मैं या कोई भी और टीचर कि हम कम करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितना पढ़ाया जाता है मतलब लगभग उसी में से आता है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आजकल हाँ एक और चीज मैं बोल देती हूँ, आज से कुछ साल पहले थर्मोडायनेमिक्स में ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री को लेकर काफी सवाल पूछे जाते थे। थोड़ा सा चेंज ऑफ स्टाइल, चेंज ऑफ पैटर्न हो गया। आजकल थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम को मिलाकर बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, और इन दोनों का लिंक आता है बेसिकली डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा एस से रिलेटेड, डेल्टा जी से रिलेटेड, मतलब इस बार सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब वो कहते हैं थोड़ा सा ज्यादा इसका महत्व बढ़ गया है, तो यहां से सवाल जनरली बनते हैं। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में भी एक मैं बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगी, जो कई बच्चे नजरअंदाज करते हैं। एंड आई डू नॉट वांट कि आप ये छोटी, मतलब ये चीज छोटी सी है बट इसको नजरअंदाज नहीं करना। पहला पॉइंट डाइल्यूट सॉल्यूशन का मैं आपको बता चुकी हूँ। जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी आपके सिलेबस में है। चाहे आप इसको क्लास 11th के मोल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, मतलब हम लोग जनरली मोल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा देते हैं, सो दैट जब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन तक आते हो आपको ये चीज आनी चाहिए। अगर कोई टीचर इसको मोल कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ाता तो आप डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे, मगर पढ़ना जरूरी है। आज से कुछ साल पहले चले जाओ, मतलब 6-7 साल पहले देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन चैप्टर से आसान आसान सवाल आते थे, सिंपल से सवाल। ऑस्मोटिक प्रेशर की वो लगा दिया आपने फॉर्मूला, डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते थे। मगर आप लास्ट 3-4 साल के पेपर्स उठा के देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अच्छे अच्छे सवाल भी पेपर में पूछे गए हैं। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से आप दोनों ही तरीके के सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी आते हैं। मैं आपको पूरा पेपर ऐसा दिखा सकती हूँ जहां पे डायरेक्टली डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू मोलालिटी, डायरेक्ट फॉर्मूला चिपकाने आंसर आ जाएगा। यस, देयर आर क्वेश्चंस लाइक दैट। एट द सेम टाइम डाइल्यूट सॉल्यूशन चैप्टर से कुछ बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी आपके पेपर में आए हैं। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अ छोटा सा पीस ऑफ एडवाइस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जब भी आप डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ें पूरा डिटेल में पढ़ना, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एक ही साल एक पेपर में डाइल्यूट सॉल्यूशन का बहुत सिंपल सवाल है और दूसरे पेपर में डाइल्यूट सॉल्यूशन का अच्छा सवाल है। So whenever you are doing dilute solution, please do study this particular topic in detail. चलिए बच्चे, ये सारे पॉइंट्स अगर आप सुन रहे हो ना, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा डिटेल एनालिसिस आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। और ये लेना इसलिए जरूरी था बिकॉज आजकल क्या हो रहा है ना, बच्चा ये जो अभी आगे वाले महीने हैं, जून जुलाई अगस्त, आप जून जुलाई अगस्त सितंबर तक बड़े चिल मार के पढ़ते हो कि ठीक है अब जब सिलेबस आएगा तब देखा जाएगा, ये टॉपिक्स आएंगे नहीं आएंगे इनको हम बाद में देखेंगे। बट होता क्या है, धीरे धीरे ये महीने बीत जाते हैं, धीरे धीरे हमारे पास दिन खत्म हो जाते हैं। अब पेपर को बचते हैं 2 महीने, और उन 2 महीनों में आपके पास सिलेबस भी आ रहा है, उसमें कुछ चेंज भी है, एंड वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। होता क्या है, हमने इतना चिल मार के पढ़ाई करी है 4 महीने कि 5वें मतलब जब पेपर आने वाला होगा ना और 2 महीने रह जाएंगे, तो हम मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होते किसी चीज के लिए, क्योंकि हमने भेड़ चाल करी होती है। जो एक बंदा कर रहा है दूसरा भी वही कर रहा है, जो दूसरा कर रहा है तीसरा भी वही कर रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए।
आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मेरे मेंस के टॉपिक से हट गया है, दिस इज डिलीटेड। बट अगर मैं ये नहीं करूंगा मुझे मेन के बाकी टॉपिक्स नहीं चमकेंगे। सो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए और ये क्लैरिटी जरूरी है, नहीं तो क्या होगा ना, बाद में वो बाद कभी आता ही नहीं है। तो मेक श्योर कि अभी सही समय है अपनी, देखो आपके सीनियर्स ये गलती कर चुके हैं, जिन बच्चों ने 2024 में पेपर दिया, आप में से कई बच्चे ड्रॉपर भी हैं, आपको खुद पता है कि हमने ये गलती करी, हमने चीजों को इग्नोर किया, 3-4 महीने बड़े आराम से स्पेंड करिए कि देखा जाएगा, बहुत टाइम है। टाइम नहीं है, ये 4 महीने कैसे ऐसे चुटकी में बीत जाएंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। सो जो कर रहे हो तसल्ली से करो, समझदारी से करो, प्लान के साथ करो, रैंडमली आंखों पे पट्टी बांध के चली जा रहे ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए एक चीज कहूंगी, आप देख सकते हैं पूरे सिलेबस का इतना बड़ा पन्ना इक्विलिब्रियम ने ले रखा है, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट भी है। इक्विलिब्रियम के भी आजकल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ रहे हैं। सो जब से आपने ये ट्रेंड देखा होगा कि केमिस्ट्री इजियर साइड पे हो रही है, इक्विलिब्रियम के सिंपल सवाल आ रहे हैं, मगर इक्विलिब्रियम ही वो चैप्टर है जो ये कई बार एक डिसाइडिंग क्वेश्चन दे देता है। कई बच्चे इक्विलिब्रियम को इतना हल्के में लेते हैं कि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चीजें करके चले जाते हैं, पेपर में पता चलता है अप्रोक्सीमेशन लगा नहीं सकते थे, तो जो फॉर्मूला आप रट के गए थे वो वैलिड ही नहीं था, और क्योंकि फॉर्मूला वैलिड नहीं था आपने पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया। जनरली ये चीज होती है आपके सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस और बफर के सॉल्यूशन में। इक्विलिब्रियम का एक और पॉइंट मैं बता देती हूँ, इंडिकेटर्स। एक पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, जब हम बात करते हैं इंडिकेटर, टाइट्रेशन की बात करते हैं, आजकल इसके सवाल बहुत आ रहे हैं, कौन सा इंडिकेटर कहाँ पे काम करेगा, जो आपकी टाइट्रेशन कर्व है, जो आप प्रैक्टिकल्स में भी करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के जमाने में जिस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो इक्विलिब्रियम की टेंशन मतलब जितना आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं लगभग उसी में से ही आपको करना होता है, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, ठीक है हम आपको अच्छा पढ़ाते हैं, आप अच्छा पढ़ लेते हो, मगर एक प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट वाला जब आप पार्ट देखोगे तो एनसीईआरटी में प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज के नाम से दे रखा है ना, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरीज। बच्चे वो इग्नोर मारते हैं, दे आर लाइक यार ये तो रटने वाला टॉपिक है, हम लास्ट में रटेंगे। मैं आपको पहले बोल रही हूँ लास्ट कभी नहीं आएगा, आपके सिलेबस में खुद इन्होंने मेंशन कर रखा है, देख रहे हो, ड्राई सेल, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, ये चीजें मेंशन्ड हैं, तो इनको लास्ट तक मत रखो कि जेई वाले नहीं पूछते हैं। जब उन्होंने सिलेबस में चीज दे दी तो उनके पास पूरा हक है ना चीजों को पूछने का, हम पढ़ते ही नहीं है, हम क्यों पढ़े, क्योंकि ये तो रटने वाला टॉपिक है। तो समय रहते चीजें कर लो, क्योंकि अगर अब नहीं किया तो समय दोबारा नहीं आएगा। ये मैंने मार्क कर दिया, ये चीजें छूटनी नहीं चाहिए। आगे केमिकल काइनेटिक्स, बिल्कुल जो एनसीईआरटी में गिवन है वही है। केमिकल काइनेटिक्स में बच्चे का एक सवाल होता है, रेडियो एक्टिविटी करनी है या नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शंस करनी है या नहीं। अगर आप जेई मेन का सिलेबस देखें, ये जेई मेन 2024 का सिलेबस है, कहीं पे भी इन्होंने, ये भी देख लो, कहीं पे भी इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की बात नहीं कर रखी है, राइट। मगर मैं आपको बता देती हूँ, हमारी जितनी भी रेडियो एक्टिव डिकेज होती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। तो जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस उठा के देखेंगे आपको दिखेगा कि पीवाईक्यूज में रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड जेई मेन में सवाल है। अब क्यों दे दिया सवाल जबकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, क्योंकि दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो आपको वो अल्फा, बीटा, गामा डिके है ना, प्रोटॉन बाय न्यूट्रॉन का रेशियो, ये सब नहीं करना। यू डोंट हैव टू गो इनटू टू मच ऑफ डेप्थ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, बट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का डिके कैसे होती है, क्या हाफ लाइफ है, के कैसे निकालेंगे, टी हाफ कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। पहले भी सालों में पूछी गई है, इस साल भी पूछी जा सकती है। डन। तो यहां तक कि मैंने पूरी की पूरी डिस्कशन कर ली अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री फॉर जेई मेन। मैं बात करूंगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई मेन। आप सोच रहे होगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता रहे हो तो ये लिस्ट कहां से आई, इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऑर्गेनिक अच्छी होती है, जिनकी फिजिकल भी अच्छी होती है, बट दे आर नॉट वेरी गुड विद इनऑर्गेनिक। और हम रीजन पूछते हैं ऐसा क्यों, तो आप में से कई बच्चे एक जवाब देते हैं कि इनऑर्गेनिक में मैम बहुत रट्टा है, हमें चीजें रटी नहीं जाती। बच्चे इनऑर्गेनिक में रट्टा नहीं है, अगर इनऑर्गेनिक आप लॉजिकल तरीके से करें तो आपको सारी चीजें दिमाग में आ जाएंगी, समझ आ जाएंगी। बट यस, आई ऑल्सो अग्री टू दिस पॉइंट कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिटेन करने में थोड़ी हिम्मत लगती है,
समझ आ जाना एक चीज है, मगर वो समझ आई हुई रिएक्शन को दिमाग में रखना, रिटेन करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड बेसिकली उन बच्चों के लिए जो चीजों को लर्न करने से दूर भागते हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कई बच्चों के लिए एक पेनफुल पॉइंट होता है। अब एक दूसरा सवाल आता है, हम ऑर्गेनिक में अच्छे हैं, फिजिकल में अच्छे हैं, मैथ्स में अच्छे हैं, फिजिक्स में अच्छे हैं, क्या हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ दें? आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ेंगे। मैं सही बता रही हूँ, पेपर में अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट लीड दिला सकता है कि ठीक है यार टाइम बच गया, अब मैं मैथ्स में टाइम लगाऊंगा, फिजिक्स में टाइम लगाऊंगा, वो लीड दिलाने वाला सब्जेक्ट पूरा केमिस्ट्री नहीं होता, वो लीड दिलाने वाला सब्जेक्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्वेश्चन देखते हैं, टिक करते हैं, कोई सॉल्व नहीं करना, कोई ज्यादा मैकेनिज्म नहीं लगाना, कोई डेरिवेशन नहीं करनी, यू जस्ट टिक द आंसर, है ना। और अगर आप वही सब्जेक्ट छोड़कर जा रहे हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। जहां एक बच्चा, कोई एबीसी बच्चा, है ना 2 मिनट के अंदर अंदर 3 सवाल इनऑर्गेनिक के कर रहा है और आप उसी 2 मिनट में फिजिकल केमिस्ट्री का आधा क्वेश्चन भी नहीं कर रहे, तो वो ज्यादा समझदार है ना, कि उसने फटाफट से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जिनसे जल्दी भी हो गया और नेगेटिव भी नहीं हुआ। तो इनऑर्गेनिक छोड़नी नहीं है। आपने तो कह दिया मैम इनऑर्गेनिक कर लो, बट हम करें कैसे ये बताओ। मैं आपको बताती हूँ। मैंने लास्ट ईयर एक सीरीज ली थी जिसका नाम था जिद सीरीज, जिसका बैकग्राउंड आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये जिद सीरीज एक जिद थी और हमने ये जिद 45 या 50 डेज के लिए हमने जिद करी थी, जहां हर रोज मैं 15 मिनट लाइव आकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस आपको कराती थी। तो आप में से जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन से डर लगता है, मैं आप सब बच्चों को कहूंगी आप डेफिनेटली इस जिद सीरीज को फॉलो करना। यू विल थैंक मी लेटर। तुम खुद कहोगे मैम अच्छा हुआ आपने ये सीरीज के बारे में बताया। देखो हर रोज कभी 25 मिनट, 15 मिनट, 19 मिनट, 22 मिनट, 20 मिनट, हर रोज 15 से 20 मिनट आपको इनऑर्गेनिक पढ़नी है। एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शंस हैं, चाहे हाइड्रोजन हो, एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, केमिकल बॉन्डिंग हो, जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एनसीईआरटी, जब आपके पास हाइड्रोजन एस ब्लॉक था, वो सारी रिएक्शंस मैंने आपको करा रखी है। ये करनी जरूरी है क्योंकि एडवांस में तो आती ही है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने का बेस्ट तरीका होता है कि हर रोज 15 मिनट लगाओ और धीरे धीरे काम करते जाओ। आपको पता भी नहीं चलेगा, अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको एनसीईआरटी में जितनी रिएक्शंस हैं सारी याद हो जाएंगी, सारी समझ जाएंगी। रटवाई नहीं है मैंने रिएक्शंस, आई मेड यू अंडरस्टैंड द रिएक्शन एंड देन आपने उन रिएक्शंस को रिटेन करना है। सो बेस्ट तरीका YouTube पे अवेलेबल है, बस एक बार जिद को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। हर रोज 15 मिनट सुबह उठते ही पहले अपने नोट्स में लिख लिया करो कि मैंने 15 मिनट इनऑर्गेनिक पढ़नी है। पूरे दिन की टेंशन दूर हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है ना। तो थोड़ा रोज करते जाओगे तो पूरी इनऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं। तो मैंने आपको बोला आज से 1 साल पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस हुआ करता था। पहले पीरियोडिक, फिर केमिकल बॉन्डिंग आता था, हाइड्रोजन आता था, एस ब्लॉक आता था, पी ब्लॉक आता था, मेटलर्जी आता था, डी ब्लॉक आता था, एफ ब्लॉक आता था, कोऑर्डिनेशन आता था। ये सारा इनऑर्गेनिक का सिलेबस था। और अब जब आप इनऑर्गेनिक का सिलेबस उठाकर देखते हैं तो 2 पन्नों में इनऑर्गेनिक का सिलेबस खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके जेईई मेन के सिलेबस से हाइड्रोजन पूरा उड़ा दिया, एस ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा उड़ा दिया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो इतना डिटेल में आया करता था, अब देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का सिर्फ इतना ही लिख दिया। ग्रुप नंबर 13 से 18 तक आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, ट्रेंड्स आने चाहिए। अब ट्रेंड्स आने चाहिए वो आप यहाँ पीरियोडिक में सीख लेते हैं। आगे देखिए प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, कुछ एलिमेंट्स की जो फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का, उसकी जो यूनिक बिहेवियर होता है वो आना चाहिए। अब पी ब्लॉक कितना करना है कितना नहीं करना, मैंने यूट्यूब पे एक 1 शॉट लिया था। 1 शॉट का नाम था पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन 1 शॉट। तो ये लेक्चर जरूर देख लेना, मतलब यूट्यूब पे अवेलेबल है। काफी सारे बच्चे उसको लास्ट ईयर भी फॉलो किए थे, तो प्लीज मेक श्योर यू डू वॉच दैट सेशन। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, पी ब्लॉक एलिमेंट्स धोखा देता है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ मगर पेपर वाले पूछते हैं और टैगलाइन दे देंगे कि ये तो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। तो केमिकल बॉन्डिंग में सावधानी बरतना, पी ब्लॉक में कोई भी प्रॉब्लम आगे आकर आपको नहीं होगी, ठीक है। अब हाइड्रोजन मुझे करना चाहिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स मुझे करना चाहिए, तो आप अभी से ही अगर जेईई एडवांस को फॉलो कर रहे हैं कि मेरा टारगेट ही जेईई एडवांस है, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अभी मैं आपको जेईई एडवांस का सिलेबस भी दिखाऊंगी एंड यू विल गेट अ क्लियर आइडिया। बट अगर आपको ऐसा है कि नहीं मैम पहले मैं मेन निपटा लेता हूं, तो मेन निपटाने के साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल करना, क्योंकि वो जेईई मेन का पार्ट है। मिल गई क्लैरिटी? आगे देखिए,
D&F ब्लॉक कोऑर्डिनेशन में मैंने कुछ अंडरलाइन नहीं किया, नॉट बिकॉज कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिकॉज इसके सारे ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो मैं अंडरलाइन कर भी दूंगी तो भी आपको पूरा का पूरा लाल ही पन्ना दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे मैंने आपको समझाया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा भार अब यही 2-3 चैप्टर्स पर आ गया है। एक D&F हो गया, एक कोऑर्डिनेशन हो गया, एक केमिकल बॉन्डिंग हो गया, तो आपको अच्छे से तो करना ही पड़ेगा। मतलब ओवरऑल जितना आपको पढ़ाया जाता है आपके इंस्टीट्यूट में, आपके कोचिंग में, आपके टीचर्स जितना पढ़ाते हैं आपको उतना ठीक होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कम पढ़ा देते हैं कि अरे ये तो कम पढ़ा दो, ज्यादा आएगा कम आएगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता। चलिए एक आपको पार्ट दिखा देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले दे रखा है प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी बच्चे जेईई मेन का पेपर देते हैं उसमें से मेजॉरिटी बच्चे इस टॉपिक को छोड़ कर जाते हैं, थिंकिंग दैट कि ये तो जेईई एडवांस का पार्ट है, जेईई मेन में तो एक आधा सवाल आता है, कौन करेगा। बच्चे ये एक आधा सवाल काफी स्कोरिंग होता है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक तीर से आप 2 निशाने मारते हैं। आप जेईई मेन के लिए भी प्रो हो जाते हैं, आप जेईई एडवांस के लिए भी प्रो हो जाते हैं। आपने कई लोगों से ये कहते हुए सुना होगा ये चैप्टर्स मत करना, मैं बोलती हूँ ये चैप्टर्स अभी निपटाओ। अभी मतलब मान लो आपके जहां पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वह ऑर्गेनिक हो गई है तो ये चैप्टर साथ साथ निपटा लो, इनऑर्गेनिक हो गई तो क्वालिटेटिव एनालिसिस साथ साथ निपटा लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वो चैप्टर्स होते हैं जिनसे डायरेक्ट सवाल पेपर में आता है, नेगेटिव भी नहीं होता अगर किसी बच्चे को आता, और ये वो सवाल होता है जिसको मैक्सिमम बच्चे छोड़कर आते हैं। करना कैसे है, आपके क्लास 11th का जो जीओसी वाला टॉपिक है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पर ही आपको ये सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्रोमैटोग्राफी, ये सारी चीजें प्यूरिफिकेशन के नाम पे वहीं दे रखी है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से करना है, उसके बाद डूमास मेथड, जेल्डास मेथड, केरियस मेथड, ये मेथड वो मेथड, ये सारी चीजें पहले एनसीईआरटी से करोगे। द फर्स्ट सोर्स हैज टू बी एनसीईआरटी। जब एनसीईआरटी कर लोगे आपको फील आएगा कि मैंने 60 to 70% टॉपिक कर लिया। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, जेन्युइनली कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी से आ जाए, कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहले इन टॉपिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना। आप में से कोई भी बच्चा ये नहीं कहना चाहिए कि अरे लास्ट में करेंगे, लास्ट नहीं आता। ये देख रहे हो, देखो मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में बताया था कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये वही पार्ट है जो ये मोल कॉन्सेप्ट के साथ मिलाकर देते हैं। सिलेबस खुद चिल्ला कर बोल रहा है कि मैं आऊंगा तुम्हारे पेपर में, मैं आऊंगा, मुझे कर लो, फिर भी तुम कहो हम लास्ट में करेंगे, तो फिर ये पेपर वाले की गलती नहीं है ना। 1 सेकेंड, माइक अड़ गया पैर में, तो समझ गए ये पेपर वाले की गलती नहीं है। सिलेबस में ऑलरेडी चीजें मेंशन है, ये टॉपिक्स करने हैं, मतलब करने ही हैं, लास्ट के लिए मत छोड़ना, खुद ही पछताओगे फिर। चलिए ये है हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको अंडरलाइन करने का कोई मतलब नहीं था, बिकॉज ऑर्गेनिक में आप ये नहीं कह सकते ये टॉपिक आएगा ये नहीं आएगा। ऑर्गेनिक इज ऑलवेज इंटरकनेक्टेड, क्लास 11th के टॉपिक्स 12th के साथ मिलाकर पूछे जाते हैं। तो देख लो अब आपका नॉमेनक्लेचर, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, ये भी लिख रखा है। देखो कॉमन नेम्स भी आपसे पूछे जाते हैं कि हम तो कॉमन नेम्स नहीं करेंगे, क्यों नहीं करोगे, जब सिलेबस में है कि पूछे जाएंगे तो करना पड़ेगा। सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन, रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन्स पूरा, फिर क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक और छोटा सा पार्ट देखो यहाँ, ये देखो, ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है कि हम यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पूछेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रियोन्स, आइडोफॉर्म, डीडीटी, ये सारी चीजें हम पूछेंगे, इनका इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है हम पूछेंगे। ये कहां से करना है, ये सबसे पहले एनसीईआरटी से ही करना है। उतना भी कर लोगे तो नंबर आ जाएंगे, इससे ज्यादा हम करने को नहीं कह रहे। ऐसी ऐसी चीजें डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के पूछी जाती है। जेईई एडवांस के पेपर में पूछा गया अभी 2024 के पेपर में, तो जब जेईई एडवांस वाले इतनी छोटी छोटी चीजें यहाँ से पूछ सकते हैं तो डेफिनेटली आपको करके जानी जरूरी है, ठीक है। जनरली बच्चा क्या करता है, जो मुश्किल टॉपिक्स होते हैं ना, हम उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। पूरे 6-7 महीने हम मुश्किल टॉपिक्स के पीछे भागते हैं, जब पता है कि इन आसान टॉपिक्स में से आसान सवाल बनते हैं, बट हम ये टॉपिक्स नहीं करते। क्यों? ये थोड़ी ना आते हैं पेपर में, ये आते हैं पेपर में। जब आपको पता होगा, जब आप पीवाईक्यू देखोगे तब आपको रियलाइज होगा काश मैंने पहले ऐसे टॉपिक्स कर लिए होते, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट +4 बनते हैं, ठीक है। फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, मतलब जितना दे रखा है उतना जो आपको पढ़ाया जाता है वो आता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपके सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, सॉलिड स्टेट, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर,
ठीक है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, ये सारे टॉपिक उड़ा दिए जेईई मेन से, सब हटा दिए। जो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, इसके सवाल जेईई मेन में नहीं आते। बट एक चैप्टर हमारा इन्होंने छोड़ दिया जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। अब ये बायोमोलिक्यूल भी ऐसा चैप्टर है जिसको बच्चे लास्ट के लिए छोड़ते हैं, लास्ट में नहीं करना। इसमें इतना कुछ है ना, इतना कुछ है कि अभी करोगे तो जाके लास्ट तक चीजें याद रहेंगी। जैसे ये देखो विटामिन, डायरेक्ट आता है विटामिन, किस विटामिन की कमी से कौन सी प्रॉब्लम होती है, हम करते ही नहीं है। क्यों? लास्ट में करेंगे। बच्चे लास्ट में करने से चीजें ठीक है समझ जाते हो, बट चीजें रिटेन नहीं होती हैं। तो ये चैप्टर्स जब पता है, जैसे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए से कितने सवाल आजकल पूछे जाते हैं, हार्मोन्स, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये पूछा गया है सवाल। जब आप पीवाईक्यू उठाओगे तो आपको दिखेगा यहां से सवाल आए हैं। तो प्लीज बच्चे मेरी मानो तो इन टॉपिक्स को समय रहते कर लेना। मतलब आपका ना एक सेट होना चाहिए। मैं आपको एक जनरल बात बताती हूँ, जनरली है ना, मतलब कोई भी टीचर हो उनकी भी प्रायोरिटी ये होती है कि पहले हम मुश्किल चैप्टर्स, मतलब जैसे मैं भी एक टीचर हूँ है ना, मैं लास्ट 10 साल से पढ़ा रही हूँ, मान लो मुझे भी ऑर्गेनिक का पूरा कोर्स कराना है, तो मेरी भी पहले यही टेंडेंसी होगी कि मैं पहले जीओसी, आइसोमेरिज्म है ना, फिर जीओसी, नॉमेनक्लेचर और ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप कराऊं। हमारा भी यही होता है कि बायोमोलिक्यूल्स बच्चे को लास्ट में कराएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे का इनपुट ज्यादा होता है, टीचर का इनपुट कम होता है। मगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, डू नॉट वेट कि हमारे कोचिंग में बायोमोलिक्यूल्स लास्ट में होगा तो हम लास्ट में करेंगे। इसमें आपका काम बहुत ज्यादा है। एक बार अमीन्स चैप्टर खत्म होता है, आप खुद से धीरे धीरे बायोमोलिक्यूल्स, विटामिन ये पढ़ना शुरू कर दो। मतलब हर महीने आप कोई ना कोई एक ऐसा चैप्टर कंप्लीट कर रहे होने चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा मतलब रिटेन करना होता है, क्योंकि लास्ट के लिए सब कुछ छोड़ दोगे कि लास्ट में रिटेन करेंगे, समय ही नहीं बचेगा। तो कोशिश करो, जैसे जून में मैंने सोच लिया कि ठीक है जून में सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट करूंगी, जुलाई में ये 2 चैप्टर्स करेंगे, अगस्त में ये 2 चैप्टर्स करेंगे। तो जैसे जैसे समय बीतेगा ना कॉन्फिडेंस आएगा, ये नहीं कि लास्ट के लिए रख दे। अब मेरी बात सुनो मैम, क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी है फॉर जेईई मेन एंड एडवांस? यस, जितनी तेज कहोगे ना मैं उतनी तेज बोलने को तैयार हूं। यस, यू नीड टू डू एनसीईआरटी बोथ फॉर योर जेईई मेन एंड फॉर योर जेईई एडवांस। एटलीस्ट एक बार आपने अपनी एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। अगर आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ सकते हैं, वेल एंड गुड, उससे ज्यादा कोई अच्छी चीज नहीं है। मगर अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ते हुए प्रॉब्लम होती है कि मैम हम इतनी देर नहीं बैठ सकते, एनसीईआरटी पढ़ना हमारे बस की बात नहीं है, आप ये बुनियाद सीरीज फॉलो कर सकते हो जो मैंने यूट्यूब पे ली थी। हर चैप्टर को देखो 3 घंटे, 3.5 घंटे, 2.5 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ चैप्टर। सारे चैप्टर्स, चाहे क्लास 11th के हो चाहे क्लास 12th के हो, मैंने सारे चैप्टर्स को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। आपकी ड्यूटी है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, ठीक है, सितंबर अक्टूबर तक, हद अक्टूबर मिड तक, आप अपनी जितने भी टॉपिक्स जैसे जैसे होते जाएंगे आप एनसीईआरटी को हाईलाइट करके रखते जाओ। लास्ट के मंथ में जब आपके पास नवंबर दिसंबर होता है ना, सिर्फ रिवीजन करनी होती है, यानी कि तब हम एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दें। दैट इज अ बिग नो। जब समय बीत जाएगा ना, फिर हम बच्चे, फिर दोबारा नहीं आता ना समय, फिर मैं बारी बारी नहीं बोल सकती कि अक्टूबर नवंबर में एनसीईआरटी पढ़ो। अक्टूबर नवंबर में रिवीजन का टाइम होता है। अभी एनसीईआरटी को एक बार हाईलाइट करके रख दो, आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़िया जाएगा। देखो, ये जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, ये कोई रेस नहीं है कि आज दौड़ना शुरू किया, 5 मिनट दौड़ा और खत्म। इट्स अ मैराथन। ये चलेगा अगले 7-8 महीने, चलेगा ना। तो अगर एक प्रॉपर रिदम के साथ चलोगे, एक प्रॉपर प्लान के साथ चलोगे, तो कभी भी ऐसे लड़खड़ाएंगे नहीं कदम। मगर आंखें बंद करके जो दुनिया कर रही भेड़ चाल में हम भी चलते जा रहे कि अरे हम क्यों करें एनसीईआरटी से किसका सिलेक्शन हुआ? एनसीईआरटी से सिलेक्शन होता है, करने वाले बनो, सब कुछ हो जाएगा। तो लॉजिकली दिमाग में चीजों को बिठा कर आगे बढ़ो। और ये भी नहीं आगे दौड़ पीछे छोड़, सब कुछ छूटता जा रहा है, आगे भाग रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए मैंने अब एक छोटी सी चीज मैं और बता देती हूँ। ये देखिए, ये यूनिट नंबर 20 के नाम से दे रखा है, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अब जितने भी 12th गोइंग स्टूडेंट हैं, जो अभी 12th में हैं, या जितने भी ड्रॉपर बच्चे हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स में कुछ ना कुछ टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर भी करने हैं, पूरे मेंशन हैं, मोर सॉल्ट, पोटैश, एलम। अब हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ाते हैं, मतलब ठीक है, जैसे मैंने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाया, मैंने मोर सॉल्ट पढ़ाया, है ना, मैं और टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, K2SO4.Al2SO4 थ्राइस, ये सारे हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हम एक नया टॉपिक बनाएंगे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स ये करेंगे।
जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाते हैं, जैसे इनके क्वेश्चंस जनरली रिडॉक्स में आते हैं, तो रिडॉक्स में भी हम ये चीज कराते हैं। तो आपके इंस्टीट्यूट, आपके कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन वाले जैसे पढ़ा रहे हैं डेफिनेटली फॉलो करो। मैं ये नहीं कहती है ना कि मुझे ही फॉलो करना है, मेरे ही सीक्वेंस को फॉलो करना है। आप जहां से पढ़ रहे हैं बिल्कुल फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये हमारा सिलेबस है, इसको मुझे एनी हाउ फॉलो करना है। चाहे जहां से मर्जी पढ़ो, सिलेबस जब तक 2025 का नहीं आता तब तक आपको इसी सिलेबस को अपना मान के चलना है। 2025 में मैं आज नहीं कह सकती कि वही डिट्टो सेम सिलेबस आएगा, हो सकता है डिट्टो सेम आ जाए, एक भी लाइन ऊपर नीचे ना हो सकता है कुछ प्लस माइनस चेंज हो, मेजर चेंज भी हो सकता है जिसके चांसेस कम है, क्योंकि हर साल ये मेजर चेंजेस नहीं करते। जो मेजर चेंज लास्ट ईयर हुआ है उसी के ही अराउंड प्लस माइनस थोड़ा सा हो सकता है, बाकी अनुमान है। आजकल आपको पता है कुछ भी कभी भी चलता है, तो है ना, वो तो अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जो ली जानी चाहिए जिस डिपार्टमेंट के द्वारा, उनको डेफिनेटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। बट येस, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिचुएशन। हमारे पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए हमें कितना करना है कितना नहीं करना। यस, नाउ कमिंग ऑन टू अनदर टॉपिक, क्वालिटेटिव एनालिसिस। मैंने कई बच्चों के मुंह से सुना है, मैम हमसे ये नहीं होता क्योंकि मैम ये टफ है, मैम हमारे स्कूल वाले भी स्कीम पकड़ा देते हैं, हमसे होता नहीं। बच्चे, आई प्रॉमिस यू, अगर आपने सही समय रहते क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस आपकी D&F और कोऑर्डिनेशन तक को अच्छा कर देगा, मगर लास्ट में करने से कुछ नहीं होगा। जो करना है अभी करना है। हर रोज क्वालिटेटिव एनालिसिस थोड़ी पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ। कौन कहता है क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं होगी? इट्स नॉट टफ। जब आप करना स्टार्ट करते हैं एवरीथिंग बिकम्स इजी। मैंने लास्ट ईयर एक वन शॉट लिया था, देखो मैंने लिख भी रखा है, 8 नंबर बच्चों के कंफर्म हो जाते हैं अगर आप सॉल्ट एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो। लगभग 4.5 घंटे का सेशन था। अब क्यों वेट करना कि जब नवंबर आएगा हम तब क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, इट्स ऑलरेडी देयर। और धीमे धीमे सिखाया है, देखो टेस्ट ट्यूब लो, डालो, फिर मिलाओ और ये सब करो, अच्छे से मतलब पढ़ाया। तो इनको करना शुरू करिए, डू नॉट वेट कि अंत आएगा तब करेंगे, तो अंत आएगा तब समय नहीं बचेगा, तो अभी टाइम है, इनको करो। अच्छा, कई बच्चे ये कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस मेंस में नहीं है, आपके सामने है, ये जेईई मेन का सिलेबस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस आपके मेंस के सिलेबस में मेंशन्ड है, तो करनी तो है। पीवाईक्यू उठा के देखोगे आराम से, किसी पेपर में 2 सवाल, किसी पेपर में 1 सवाल क्वालिटेटिव एनालिसिस का आता है, तो एनी हाउ करनी तो है ही। चलिए, यहां तक कि मैंने पूरी डिस्कशन कर दी आपके जेईई मेन के सिलेबस से रिलेटेड। अब मैं आपको जेईई एडवांस के सिलेबस पर लेकर जाती हूँ। मैंने जेईई मेन का सिलेबस बहुत धीमे धीमे आपको समझाया, क्या है, कितना है, क्यों है, इसलिए सो दैट जब हम एडवांस तक पहुंचे आपके दिमाग में क्लियर कट पिक्चर आ जानी चाहिए। देखो, जब मैं जेईई एडवांस पे पहुंचती हूँ तो इन्होंने सबसे पहले तो नाम दे दिया जनरल टॉपिक्स, यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ये सारी चीजें छोटी छोटी इंक्लूड हो गई। ये देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वही है जो हमने पढ़ा है। प्रॉब्लम आई विद द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स। अब ध्यान से सुनना, क्या लिक्विड्स के बारे में विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, है ना, लिक्विड्स के ये कुछ पार्ट आप फिजिक्स में करते हैं। लिक्विड का वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो भी ठीक है। मगर यहाँ पर जेईई एडवांस के सिलेबस में दे हैव मेंशन्ड स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस, जबकि अभी अभी आपने जेईई मेन के सिलेबस में देखा गैसियस स्टेट है ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं आपको बिना गैसियस स्टेट, बिना आइडियल गैस इक्वेशन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बिना ये समझाए डायरेक्ट मैं थर्मोडायनेमिक्स में आपको ले आऊं, तो आप खुद कहोगे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कहने का मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर एक ऐसा चैप्टर है, अगर ये आता होगा तो थर्मोडायनेमिक्स समझना आसान होता है, नहीं तो ऊपर से जाता है। मैं ये नहीं कह रही पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर आपको मेंस के लिए करना है, बट एटलीस्ट ये गैस लॉज, आइडियल गैस इक्वेशन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डेरिवेशन, ये सारी चीजें ऊपर वाला करना है। ठीक है, जब आप आगे बढ़ते हैं, वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या है, ए और बी का क्या मतलब है, ये सारी चीजें, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है आप मेंस के लिए ना करो चलेगा, बट एटलीस्ट स्टेट्स ऑफ मैटर का फर्स्ट हाफ वाला पार्ट आपको आना चाहिए, तभी थर्मोडायनेमिक्स समझ आती है, नहीं तो समझ नहीं आती। थर्मोडायनेमिक्स के हल्के फुल्के सवाल कोई भी बच्चा कर लेता है, बट जब भी सवाल अच्छा दे दो तो आपको नहीं चमकता, क्योंकि आपका बेस क्लियर नहीं है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर इज द चैप्टर जो ऑल्दो जेईई मेन के सिलेबस से कटा हुआ है, बट स्टिल आपको उसका फर्स्ट हाफ पोर्शन जेईई मेन के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो थर्मोडायनेमिक्स समझ नहीं आएगा। मिल गई क्लैरिटी? आगे बढ़िए। केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जेईई एडवांस ने अभी प्रूव कर दिया। जेईई एडवांस 2024 का पेपर 1 पेपर 2 उठा के देख लो, इन्होंने स्ट्रक्चर रिलेटेड दोनों पेपर में सवाल पूछे, तो ये इंपॉर्टेंट है, करना तो है ही।
थर्मोडायनेमिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, इक्विलिब्रियम मैं बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बता चुकी हूँ, कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है, जो होता है हर साल वैसा ही है। पंगा आया सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मेंस के सिलेबस से पूरा हट गया था, सरफेस केमिस्ट्री मेन के सिलेबस से पूरा हट गया, बट आप जेईई एडवांस के सिलेबस में देखो क्लियर दे रखा है। मगर मैं आपको ये भी बोलती हूँ ये दोनों इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, बोथ ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट चैप्टर्स। ऐसा नहीं है कि सॉलिड स्टेट नहीं किया तो कुछ और समझ आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर आप ये टारगेट कर रहे हैं कि मैम पहले मैं जेईई मेन का सिलेबस खत्म करूंगा, उसके बाद मैं जेईई एडवांस की तैयारी करूंगा, इट्स टोटली ओके, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये वो चैप्टर्स है जिनको अगर आप फर्स्ट अभी थोड़े दिन के लिए छोड़ना चाहते हैं कि हम पहले मेन पे फोकस कर लें, बाद में जेईई एडवांस के लिए करेंगे, आप ये दोनों चैप्टर्स लास्ट में कर सकते हो। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर सॉलिड स्टेट नहीं किया तो सॉल्यूशंस नहीं समझ आएगा। बोथ ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट चैप्टर। आपके पास समय है, आप अभी से करके निपटाना चाहते हो तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। आपके पास समय नहीं है कि मैम हम पहले है ना मेन वाले सिलेबस कर लेते हैं, बाद में करने तो है ही। तो जो भी जेईई एडवांस एस्पिरेंट है उसको ये करने हैं, अभी करोगे तो भी ठीक है, बाद में करोगे तो भी आपकी मर्जी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, जब मेन का कराया था तो मैंने कहा था ना सब हटा दिया, हाइड्रोजन हटा दिया, एस ब्लॉक हटा दिया, पी ब्लॉक हटा दिया। अब देखो हाइड्रोजन भी है, एस ब्लॉक भी है, पी ब्लॉक भी है। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 अलग से दे रखा है, 14 अलग से, 15 अलग से, 16 अलग से, 17 अलग से, 18 अलग से दे रखा है। मतलब जेईई एडवांस के लिए भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स करना जरूरी है, ये पूरा ही करना जरूरी है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स हाइड्रोजन एस ब्लॉक में कई चीजें कॉन्सेप्चुअल है, कई चीजें रिएक्शन जैसी हैं, कुछ भी कर लो, मगर सबसे पहले एनसीईआरटी करनी ही है। और एनसीईआरटी करने के लिए एक तो बुनियाद सीरीज फॉलो करो और दूसरा जिद, मतलब आज से ही स्टार्ट कर दो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी से स्टार्ट कर दो एक कैलेंडर। मैं बता रही हूँ लास्ट ईयर जब मैंने किया था ना, बच्चे लिटरली नीचे आके लिखते थे कमेंट्स में, डे 1 कंप्लीटेड, डे 5 कंप्लीटेड, डे 6 कंप्लीटेड। बच्चों ने पूरी करी है एंड बहुत हेल्पफुल है। अभी शायद लगेगा नहीं 15 मिनट में मैम ने क्या करा दिया, बट 20 मिनट करो, 50 दिन के लिए कितना कुछ करा दिया मैम ने। तो इसको फॉलो करो, बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और नीचे लिख दिया करो डे 1 कंप्लीटेड, तुम्हें खुद बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने 50 दिन पूरी फॉलो करी है। चलिए, तो समझ आ गया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से कितनी करनी है, डी एंड एफ है, कोऑर्डिनेशन है। ये देखिए मेटलर्जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये हमारे जेईई मेन में नहीं थे बट हमारे जेईई एडवांस में हैं। दोबारा देख लो, यहां पर अगर आपको दिख रहा है, ये रहा क्वालिटेटिव एनालिसिस। मैंने कहा था ना मेंस में भी है, एडवांस में भी है, लिख रखा, देखो एडवांस में भी लिख रखा है। तो करना तो है ही है, तो मेंस के लिए भी कर लो सो दैट एडवांस के लिए आसान हो जाए। आगे ऑर्गेनिक सिंपल चलेगी, मतलब बिल्कुल वही है जैसे आपको पढ़ाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही, कोई इसमें ऐसे प्लस माइनस नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स तो था, मेंस में भी एडवांस में भी है। कमिंग ऑन टू दिस पॉलीमर, पॉलीमर मेन से बिल्कुल काट दिया गया था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कट हो गया था, मगर पीओसी मैंने पहले भी कहा मेंस में भी है, अभी भी कह रही हूँ एडवांस में भी है। अब ये चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, क्या ये करने हैं? एडवांस के लिए तो करने हैं, बट वंस अगेन दीज आर इंडिपेंडेंट चैप्टर। आपको है अभी नहीं करना, बाद में करूंगा, तुम बाद के लिए छोड़ दो, चलेगा। मगर जो भी बच्चे सीरियस नोट पे तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा प्लान बताती हूँ। हर महीने के लिए 2-2 ऐसे चैप्टर्स उठा लो। ऐसे का मतलब समझ गए ना, जिसमें टीचर का इनपुट कम है, बच्चे का इनपुट ज्यादा है। पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, साथ साथ निपटाते चलो। हर महीने ऐसे चीजें निपटाते जाओगे, नोट्स करते जाओगे, लास्ट में बर्डन नहीं फील होगा। नहीं तो मैं बताऊं, तुम कहो ना हम मेन के बाद करेंगे, तो मेन के बाद एडवांस के लिए भी तुम्हें इतना कुछ करना होता है, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, फिर इन चैप्टर्स को जीरो से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं सही कह रही हूँ। साथ साथ रोज थोड़ा थोड़ा निपटाते चले जाओगे, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा देखो, ये वाले भी मैंने सारे सेशंस इसी चैनल पे ले रखे हैं, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मतलब तुम्हें इस चैनल पे हर कंटेंट मिलेगा। बस डिपेंड ये करता है कि तुम कितना यूटिलाइज करते हो, हर चीज है। मतलब तुम यूट्यूब से भी पढ़ाई करो ना, खाली यूट्यूब से, इस चैनल से, तो भी मतलब हर चीज है जो आपको रिक्वायर्ड है। बट वंस अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना यूज कर रहे हो चीजों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि है तो सब कुछ बट हमसे हो नहीं रहा। करोगे, प्रॉपर प्लान के साथ करोगे, सब कुछ आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। करोगे ही नहीं, मन ही नहीं है करने का, तो मैं बता रही हूँ यार, मतलब पहले बैच को नहीं पढ़ा रही हूँ, 10 साल से पढ़ा रही हूँ, है ना। अब काफी एक्सपीरियंस हो गया, काफी बच्चों से बातचीत होती है, कितने सारे पढ़ाए हुए बच्चे आईआईटी एनआईटी गए हैं, तो इतना तो एक्सपीरियंस है मैम को कि मैं ये कह सकती हूँ बच्चे लास्ट में ना समय ही नहीं होता। हम सोचते रहते हैं
अरे बहुत समय, अरे बहुत समय। जून बीत जाएगा, जुलाई बीत जाएगा, अगस्त बीत जाएगा, सितंबर बीत जाएगा, अक्टूबर भी बीत जाएगा, नवंबर तक आप डर रहे होगे यार सिलेबस खत्म नहीं हुआ, सिलेबस खत्म नहीं हुआ। नवंबर दिसंबर, है ना, नवंबर में भी तुम मिड नवंबर तक ठीक है खींच लो, सिलेबस हो जाना चाहिए। दिसंबर शुड बी ओनली एंड ओनली फॉर रिविजन, बट उस टाइम पे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, दिसंबर ये स्पेंड करते हैं ऐसे चैप्टर्स के लिए, है ना, जो ये पहली बार कर रहे होते हैं। मतलब जो चैप्टर्स जल्दी निपटाने चाहिए उन चैप्टर्स को हम लास्ट में कर रहे होते हैं। दैट्स अ बिग नो, समझ गए? सो आई थिंक प्रॉपर डिटेल डिस्कशन मैंने आपके साथ कर ली है कि कैसे आगे प्रोसीड करना है ना। तो ये आई थिंक बहुत ही डिटेल डिस्कशन थी, एंड आई थिंक द ओनली चैनल आपको जहां ये इतनी डिटेल डिस्कशन मिलेगी वो ये, एंड दैट टू फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी डिटेल डिस्कशन आप देखोगे। बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, दिस इज रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड ना होता तो मैं आपका इतना समय ना लेती, मैं भी, है ना, 5 मिनट में सारी चीजें बोल देती, मेरे लिए भी आसान था। बट ये चीज रिक्वायर्ड है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे साथ हमेशा ये होती है, हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ते भी हैं, बट हम इतना रैंडम पढ़ रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। मैं दोबारा बोलूंगी, आप जहां पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, हमारे रीबाउंड्स बैच से पढ़ते हो, किसी और बैच से, कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, एवरीथिंग इज ओके, प्रोवाइडेड दैट आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, दिस इज हाउ आई नीड टू प्रोसीड। मैंने आपके सामने जेई एडवांस 2024 का पूरा सिलेबस डिटेल डिस्कस किया। दिस इज नॉट जेई 2025 का सिलेबस, अभी नहीं आया सिलेबस, कब आएगा नो वन नोस। 15, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, जब आएगा नो वन नोस। क्या चेंजेस होंगे नो वन नोस। तो अभी सिर्फ स्पेक्यूलेशंस लगाई जा सकते हैं, अनुमान लगाए जा सकते हैं, बट जिस तरीके से, है ना, चला आ रहा है कि मतलब लास्ट ईयर वाले को ही आप कंसीडर करते हैं, तभी देखो थोड़े से प्लस माइनस चेंजेस आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करना 25 के पेपर सिलेबस में। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि एकदम ही मतलब उलट पुलट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, और हर साल तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है। सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट, बट यस, आगे से, है ना, गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा प्लान करके चलिए, क्योंकि जब जब आप प्लान करके काम करते हो तो आपको उसको एग्जीक्यूट करने में भी अच्छा लगता है, इट बिकम्स ईजी। सब कुछ रैंडमाइज करके करोगे तो फिर बस यही लगता है कि इतना सारा बच्चा है, इतना सारा बच्चा है, इतना सारा बच्चा, तो वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ मैराथन, और इस मैराथन को जितने जोश के साथ स्टार्ट किया है उतने ही जोश के साथ आपको खत्म करना है। सो आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज सेशन, जहां मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री सिलेबस का ब्रेकडाउन किया फॉर बोथ जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस। तो अगर आपको आज का ये सेशन यूजफुल लगा तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. If you want such video for maths and physics, we'll definitely work on the same. मैथ्स फिजिक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं थे, बट स्टिल इफ यू वांट कि नहीं मैम हमें रिस्पेक्टिव टीचर्स इतनी डिटेल एनालिसिस दे, दिस वाज यूजफुल फॉर अस, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट आल्सो. एंड इसके अलावा इफ यू वांट कि मैम इस टॉपिक पे गाइड कर दो, दिस इज द कंफ्यूजिंग पॉइंट, ये हमें तंग कर रहा है, आप इसमें थोड़ी सी हेल्प करो, डू लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट. सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले सेशन में. टेक केयर, बाय बाय.